ऑल राइट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द इन्फेक्शियस डिजीज़। मेडिसिन का सबसे पहला यूनिट है जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि इससे आपका पीड्स का भी इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ से चीज़ कर लेते हैं तो आपका पीड्स इजीली कवर अप हो जाएगा। अगर कुछ भी शॉर्ट कमिंग रहेगी तो वो 2 to 3% ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। वो आप पीड से दोबारा से रिकॉल करेंगे, एक बार परवेज़ अख्तर पढ़ लेंगे तो आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने मेडिसिन पढ़नी कहाँ से, ठीक है। मेडिसिन जो है ना वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, मोस्ट काइंड ऑफ वेरी इजी सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपके बैकग्राउंड नॉलेज जितना भी आपने 4 सालों में पढ़ा है वो सब रिकॉल होगा, ठीक है। और उसको आपने मतलब अब अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब जितनी भी नॉलेज है उसको टू द पॉइंट और उसके मेन मेन गिस्ट और उसके मेन मेन टॉपिक्स आपने, उन मेन मेन चीज़ें आपने जहन में रखनी है बस, ठीक है। मेडिसिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको लगे कि ये चीज़ मैंने पहले नहीं पढ़ी है या ये चीज़ न्यू है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी चीज़ें पुरानी हैं। सिर्फ पुराना आपका बैकग्राउंड नॉलेज या आपका बेसिक नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा उतनी मेडिसिन आपकी अच्छी होगी। सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपने मेडिसिन के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। मेडिसिन जो है वो बहुत सारे बुक है, स्टेप अप भी है, इरफान मसूद है, डेविडसन है, बहुत सारे लेक्चर सोर्सेज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन के लिए जो सबसे अच्छी बुक है ऑफकोर्स वो तो डेविडसन है, ठीक है। अब पर ये होता है कि आपके पास टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है और आप डेविडसन को नहीं पढ़ सकते हैं कंप्लीट। हाँ, पर आप एक पैटर्न कर सकते हैं कि डेविडसन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ठीक है, प्लस कैरी स्टेप अप या इरफान मसूद, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बुक आप कैरी कर लें, ठीक है, साथ, तो आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक टॉपिक, और फॉर एग्जांपल आपने जीआईटी में से पढ़ा एक्लेजिया, ठीक है। एक्लेजिया आपने इरफान मसूद से पढ़ा तो उसमें बहुत शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होंगे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी कि ये बिल्कुल ही टू द पॉइंट लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप डेविडसन में से वो टॉपिक सिर्फ रीड कर लें। अगर आपको कोई नई चीज़ लगती है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज आपको कोई नई चीज़ लगेगी नहीं, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इरफान डेविडसन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इरफान मसूद में सारे वही मेन पॉइंट लिखे होंगे जो आपके कंसेप्चुअल बेस्ड है, ठीक है। तो जो वो आपको एज इट इज़ डायरेक्ट समझ नहीं आएंगे जब तक आप डेविडसन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर आप कोई लेक्चर सोर्स अपने साथ देख लें, लेक्चर्स वगैरह देख लें जिससे आपको समझ आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने इंपॉर्टेंट देख लिया, और आपने, और आपको कोई नई चीज़ लगी वो आपने इरफान मसूद पे राइट डाउन कर ली, और फिर एंड में रिवीजन जो है वहीं से कर ली, ठीक है। अब जो है, अब मेडिसिन पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। आपने उस पैटर्न से हर डिजीज़ को पढ़ना है, ठीक है। मेडिसिन में हर चीज़ नहीं पढ़नी, बट जो पढ़ना है उसको आपने फिंगर टिप्स पे पढ़ना है। और मेडिकल में आपको मतलब मेडिसिन में आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ इतनी सुपरफिशियल है, इतनी सिंपल है, इतनी इजी है, ठीक है। बट जब आप उसको बार बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे, आप बार बार जब उसको रिवाइज करेंगे, जब आपसे बीच में से कुछ पूछ लिया जाए या आपके पास एक केस आ गया है, तब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको सारा माइंड में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, और उस टाइम आपको सोचना है कि यार इसमें कौन सी जो है ना कॉजेज़ को देख के, उसके क्लिनिकल फीचर्स को देख के कि कौन सी जो डिजीज़ है वो इसमें फिट हो रही है। तो इस हवाले से ये बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। अब मेडिसिन पढ़ने का एक तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मेडिसिन पढ़नी कैसे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास है मेडिसिन में, फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक जीआईटी का टॉपिक ले लेती हूँ, एक्लेजिया, ठीक है। आप लोगों ने ये पहले ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, ठीक है। एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ना जीआईटी के उसमें एनाटॉमी में पढ़ा होगा आपने इसको। पैथोलॉजी में पढ़ा है, जीआईटी पैथोलॉजी में आपने इसको, फार्माकोलॉजी में पढ़ा है, मतलब बहुत सारी जगहों पर आपने पढ़ा है इसको, ठीक है। बट अब आपने सबको मतलब कंबाइन करना है, ठीक है। अब कैसे कंबाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि एक्लेजिया की डेफिनेशन, ठीक है। एक्लेजिया होता क्या है, आपको सिंपल सी बात पता है कि नॉर्मली अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊँ, ये होता है कि आपको जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से अगर फूड जो होते हैं ना वो एसोफेगस स्टमक में जब जाता है तो बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। आपको डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, इस तरह की केसेस वगैरह, मतलब इस तरह के आपका क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करता है नॉर्मली, मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब एक रेज़ो को समझने के लिए सबसे पहले आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि एसोफेगस कहाँ पे है, ठीक है। और एसोफेगस जो स्टमक की ओपनिंग जो है वो कहाँ पे है। इसके अलावा एसोफेगल के स्पिंक्टर्स कौन कौन, लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर कौन सा है, अपर एसोफेजियल स्पिंक्टर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको जनरल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर की थी। उसके बाद आपको उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि आपको जो लोअर एसोफेजियल स्पिंक्टर होता है
वो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई खाना खाते हैं, ठीक है, वहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपका एसोफेगस है और ये आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे आगे ओवर एसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे आपके होते हैं ये स्फिंक्टर होता है और स्फिंक्टर को सप्लाई कर रहे होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जब भी कोई भी बोलस आता है, कोई भी फूड आता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि जो अगर फॉर एग्जांपल वो स्फिंक्टर जो है ना उसकी टोन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, ठीक है, तो उसको रिलैक्स कर देगा कि तुम क्या हो जाओ यहाँ से, मतलब इस तरह ओपन हो जाओ, स्फिंक्टर यहाँ से दूर हो गया तो बोलस यहाँ पे इजीली आ जाएगी। ये तो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी, ठीक है। अब इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, ठीक है, हिस्टोलॉजी भी आपने पढ़ी है। हिस्टोलॉजी में ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि जीआईटी की हमारे पास 4 लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस प्रोप्रिया और वो जो सिरोजा टिश्यू वगैरह ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो ये म्यूकोजा लेयर्स होती हैं, इसमें क्या होते हैं, एक मीजनर प्लेक्सस होते हैं, एक मेंटेरिक प्लेक्सस होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मीजनर प्लेक्सस होते हैं, ठीक है, वही जो होते हैं बेसिकली वही मीजनर प्लेक्सस एक प्लेक्सस होते हैं ना न्यूरॉन्स का, तो वही इनहिबिटरी न्यूरॉन्स यही होते हैं, इन्हीं में होते हैं, ठीक है। जो मीजनर सॉरी मेंटेरिक प्लेक्सस जो आपके पास मेंटेरिक होती है, माइंटेरिक प्लेक्स होते हैं, उसमें आपके पास कहते हैं यही क्या होते हैं, हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। और ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, मतलब इनको रिपीट कर रहे होते हैं कि भाई आप जो हो स्फिंक्टर का जो मसल टोन है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। ये तो इसकी हिस्टोलॉजी होगी। अब इसकी पैथोलॉजी में क्या होता है, जो आपने 4th ईयर में पढ़ी, ठीक है, इसकी पैथोलॉजी में ये होता है कि आपके यही जो मेंटेरिक प्लेक्सस होते हैं, इसमें जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, ये क्या होने शुरू हो जाते हैं, ये डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने पैथोलॉजी पहले हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी, अब इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। ये डीजेनरेट होने शुरू हो गए, जब ये डीजेनरेट हो गए तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हुआ कि आपके जो है वो जैसी बात है, वो जब उसने एलियस ने इसके स्टिमुलेशन से रिलैक्स होना, तो वो अब रिलैक्स नहीं होगा, तो स्फिंक्टर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो आपको क्या होगा, अब आ जाएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स कि आपने क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करना है। कि पेशेंट आएगा और पेशेंट कहेगा कि मुझे जो है ना वो डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग हो रही है, ठीक है, और सॉलिड एंड लिक्विड फूड्स दोनों के लिए हो रही है, और इस तरह के मुझे जो है मतलब मेन वो ये कंप्लेन करेगा आपको, ठीक है, फीचर्स ओके। और इसके बाद नेक्स्ट आपको पता चलना चाहिए कि इसके कॉजेज़, ठीक है, कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं। कॉजेज़ में आपके पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल चागास डिजीज़ आ जाता है, ठीक है। अब चागास डिजीज़ जो है ना वो आपने 3rd ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, ठीक है, ये डिजीज़। और इसके या भी डायबिटीज़ की वजह, जैसे कि डायबिटीज़ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है, ठीक है, डायबिटीज़ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, यानी जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है ना, साथ साथ ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी होती है, यानी कि न्यूरॉन्स आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके, देखें ये इसमें इनकी पैथोलॉजी में आपने पढ़ा था, ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, तो सारी पुरानी नॉलेज है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आपने इसकी क्या करनी है, आपने इसकी डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है। पेशेंट तो आप कह रहा है कि डिफिकल्टी इन स्वेलिंग में तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। आप उसको सबसे पहले क्या करवा लेंगे, ईजी से अगर आपका टेक्निक है, ठीक है, आपने इसको करवा देना है बैरियम स्वेलो। जब आप बेरियम स्वेलो कराएंगे तो पूरे एसोफेगस में आपको नज़र आ जाएगा कि एसोफेगस, ये आपके पास एसोफेगस है, ये आपके पास स्टमक है, तो यहाँ पे आके एसोफेगस आपको इस तरह शेड सा मिल जाएगा, यहाँ से आपको नैरो से मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई भी नर्विंग हुई भी है, इट मीन्स के स्फिंक्टर की टोन रिलैक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी उसमें आ जाना फार्माकोलॉजी में, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपके पास क्या आ जाता है, फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माकोलॉजी में आपको ऐसी ड्रग्स देनी है जो इसको रिलैक्स करे, ठीक है। तो आप ऐसे बताते बोटेलिनम का दे दे, बोटेलिनम जो आपको पता है मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। ये आप नाइट्रेस दे दें, नाइट्रेस जो आपके पास कहते हैं वैसोडायलेटर टाइप के होते हैं ना, ठीक है, वो आप दे दें, ठीक है। इसके अलावा आप फार्माकोलॉजी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे इसमें सर्जिकल, यानी कि आप फिर अब सर्जरी भी, अभी तो सर्जरी भी फाइनल का सब्जेक्ट है ना, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको सर्जरी करनी है। और सर्जरी में इसकी होती है मायोटमी, ठीक है, वहाँ पे उस एरिया के मसल्स को मतलब वो किया जाता है। तो इसमें इसका जो स्पेसिफिक नाम है ना वो है हमारे पास हेलर्स मायोटमी, ठीक है, हेलर्स मायोटमी। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आपका जो ये एक लैप्रोस्कोपिक टाइप की सर्जरी है, बहुत मिनिमल से इसमें इन्वेजन होता है। इसमें ये होता है कि आपका जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसके जो कोई मसल्स होता है थोड़ा सा कट किया जाता है ताकि मतलब फूड इजीली पास हो सके, ठीक है। तो ये सर्जिकल इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है। अब
नेक्स्ट आता है इसकी कॉम्प्लिकेशन। आपने हमने सिस्टमिक पैथोलॉजी में आपने हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन पढ़ी कि अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या आएगा, इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको बार ट्रीट नहीं करेंगे, बार बार वहाँ पे डिफिकल्टी स्वॉलिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीरियस जो है ना इसकी कॉम्प्लिकेशन वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है एसोफेगस का, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से इसका पोर्शन कौन सा कवर हो गया, यहाँ से इसमें ऑन्कोलॉजी वाला पोर्शन कवर हो गया, ठीक है। अब ये मैं आपको सिर्फ जनरल समझा रही हूँ, जब मैं जीआईटी पढ़ूंगी तो मैं आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी कि मतलब आपने किस तरह पढ़ना है। ये भी मैं बहुत जनरल समझा रही हूँ कि किस तरह आपकी फार्माकोलॉजी, आपकी पैथोलॉजी, आपकी हिस्टोलॉजी, आपकी बायोकेमिस्ट्री, हर चीज़ यहाँ पे लिंक्ड हो रही है, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, वो है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमने वायरल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन पढ़ेंगे, एचआई रिलेटेड इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, और आप एसटीडीज़ भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ वगैरह भी, और भी हम इसमें चीज़ें पढ़ेंगे काफ़ी जो इरफान मसूद में होंगी, जो डेविडसन में होंगी, हम इनको ओवरऑल कवर अप देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि आपने वो वाले पढ़ने हैं जो मोस्ट कॉमन हैं, जिसके पेशेंट्स आपको वार्ड्स में मिलेंगे, ठीक है, जिसके पेशेंट्स आपको ओपीडी में मिलेंगे, क्योंकि यही आपसे वाइवा में और आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम वायरल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस हमारे पास क्या क्या कॉज कर सकते हैं स्पेसिफिक ये, और दूसरी बात है कि इसकी कौन सा एजेंट कॉज कर रहा है, आपको इस पैटर्न से पढ़ना है। उसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, और उसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन की क्लासिफिकेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में आपने याद रखना है कि इस क्लासिफिकेशन में है कि एक है विद एग्जैंथम, विदाउट एग्जैंथम, एंड बोथ एग्जैंथम एंड इनैंथम, ठीक है। सबसे पहले ये वर्ड समझ आ जाए, वर्ड इज एग्जैंथम, ठीक है। तो एग्जैंथम क्या है, एग्जैंथम ये है कि आपके जो स्किन है, ठीक है, उस पे एक स्पेसिफिक किस्म के रैश होते हैं जो उस स्पेसिफिक डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर वायरस की जो जितने भी वायरस हैं सबके तो ज़ाहिर सी बात है एग्जैंथम नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ के होंगे, तो वो उसकी स्पेसिफिक उसका पैथोगनोमिक साइन होगा, पैथोगनोमिक फीचर होगा उसका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसको साइड बाय साइड के मतलब किस तरह के किसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है। और इनैंथम जो है ये इसका मतलब ये कि जो बक्कल म्यूकोजा है वहाँ पे रैश है, ठीक है, किस पे, बक्कल म्यूकोजा पे, इसलिए इसका इनैंथम है ना, इनैंथम। और इसका एग्जैंथम यानी कि आउट, यानी कि स्किन पे आपके क्या मिलेंगे, रैश होंगे, ठीक है। अब रैश बहुत तरह के हैं, मैक्यूल होते हैं, पेप्यूल होते हैं, पॉस्ट्यूल्स होते हैं, और वेजिकल्स होते हैं, मतलब बहुत तरह के रैश होते हैं, ठीक है। तो वो रैश की अलग से क्लासिफिकेशन है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन सबको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एग्जैंथम और एनैंथम दोनों होते हैं, ठीक है। ये तो आप याद रख लें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मीजल्स और एक है आपके पास रुबेला, ठीक है। ये ऐसे हैं जिसमें एग्जैंथम और इनैंथम दोनों हैं, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, और मोस्ट कॉमन टॉपिक, यानी कि आप इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखेंगे, दैट इज़ मीजल्स, ठीक है। मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं, खसरा, ऑफ कोर्स। और इसके बाद क्या, इसके एजेंट कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि ये जो है ना पैरामिक्सो, मैं इसकी अब बताती जाऊँगी, इसको पढ़ना कि आपको एजेंट पता होना चाहिए, इसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, ट्रांसफ़र कैसे और एक से दूसरे को, ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद आपने इसको ट्रीट या इसको मैनेज कैसे करना है, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, और हम इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हैं, ठीक है। बस ये पैटर्न है आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ में जितनी भी है ना, अभी हम इस यूनिट में जितनी पढ़ेंगे बस आपने इस पैटर्न से पढ़नी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको क्या कहता है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। सबसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बताएंगे, ये एरोसोल्स वगैरह यानी कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। कोई किसी ने कफ कर दिया, किसी ने एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में था, ठीक है, तो ये ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। वैसे अभी तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि अभी तो वैक्सीन आ गई है, आपको पता होगा कि मीजल्स की वैक्सीन बच्चों में बहुत ज़्यादा लगती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होते हैं, इसके लिए आपने याद रखने हैं 4 C's, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इसके लिए एक होता है कफ, एक होता है कोरेजा, एक होता है कंजक्टिवाइटिस, और एक होता है कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। अच्छा, याद रखना है आपने कि जो कफ है, ठीक है, या को बताइए रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कोरेजा मतलब कोरेजा जहाँ पे वर्ड आया ना, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़
बह रही है, ठीक है, फ्लो कर रही है, जैसे कि रनी नोज़ वगैरह, इसको कहते हैं कुरेजा, ठीक है। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस है, आंखें आंखें भी बह रही हैं, यानी कि आपको कंजक्टिवा का क्या है ना, इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा रनी आइज होगी, रनी नोज़ होगा, कफ होगी, और कॉप्लिक स्पॉट एक बेसिकली क्या होते हैं कि आपके जो आपका बक्कल म्यूकोजा है, ठीक है, जो आपका माउथ है उसमें, जो आपके पास बक्कल म्यूकोजा है उसमें आपके वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, उनकी बेस रेड होती है और स्पॉट वाइट होती है, यानी कि इसके जो ऊपर जो वो होंगे खुद जो होंगे वो वाइट कलर के होंगे, उनकी जो बेस होगी ना वो रेड होगी माउथ के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कॉप्लिक स्पॉट, ये से तो है केस ना, पर हम इसको याद रखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये कॉप्लिक स्पॉट का सबसे ये क्या है, ये पैथोगोनोमिक है फॉर व्हाट, दिस इज़ फॉर मीजल्स, पैथोगोनोमिक, पैथो यानी कि जहाँ पे आपको ये वाले स्पॉट मिल गए तो आपकी 100% डायग्नोसिस होनी चाहिए, दिस इज़ द मीजल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है मैनेजमेंट, आपने मैनेज कैसे करना है पेशेंट को। ज़ाहिर सी बात है वायरल जो जितनी भी आपकी इन्फेक्शन डिजीज़ है ना उसकी मैनेजमेंट बहुत टफ है, क्यों, क्योंकि एंटीवायरस इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, वायरस अंदर से सही जो है ना मल्टीप्लाई हो के डिवाइड हो के तब जाके सिम्टम्स करता है, तो वो बहुत टाइम गुजर जाता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना एक और चीज़ आती है इसकी इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 6 to 19 डेज, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है यानी कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि मीजल्स का पैरामिक्सो वायरस है वो आपके यानी कि ह्यूमन की बॉडी में इन्वेड कर चुका है टिल द अपेरेंस ऑफ सिम्टम, यानी कि अब तक कोई भी सिम्टम अपेयर नहीं हुआ है, इस दौरान का जो फेज़ होता है इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है ना, अच्छा याद रखना है कि ये जो कॉप्लिक स्पॉट क्या आपके पास कहाँ पे थे, बक्कल म्यूकोजा पे थे, जब ये बक्कल म्यूकोजा पे है तो ये इनसाइड है, तो ये वाला क्या होगा, एक्जेंथम होगा या इनैंथम, दिस इज इनैंथम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मीजल्स जो हैं, मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया था कि इनैंथम और एक्जेंथम में से दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक है मीजल्स और एक है रुबेला, ठीक है। तो अभी मीजल्स की तो आपको मिल गई कि एक्जेंथम इसका क्या है, इनैंथम इसका क्या है, कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। और इसका अब हम बनेंगे एक्जेंथम, एक्जेंथम जो है इसका है मैक्यूलो पैप्युलर रैश, ठीक है। रुबेला को फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, तो इनैंथम हो गया, इसका एक्जेंथम क्या है, मैक्यूलो पैपुलर रैश, ठीक है। अच्छा, आपने याद रखना है कि मैक्यूलो पैपुलर रैश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको समझना है। देखो, इन्होंने दो वर्ड क्यों यूज़ किए, एक है मैक्यूल और एक है पैप्यूल, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्यूल एंड पैप्यूल, ठीक है। मैक्यूल वो होता है कि आपको बॉडी पर रैश है, दोनों ही रैश हैं, ठीक है। मैक्यूल वो आपकी बॉडी पर रैश है बट वो पाल्पेबल नहीं, जब आप उसको टच करेंगे तो वो क्या होंगे, स्किन के अंदर होंगे और बहुत स्मूथ से होंगे, ठीक है। और जो पैप्यूल है, पीस पैप्यूल पीस पाल्पेबल, ये होंगे ये क्या होंगे, पाल्पेबल होंगे, और ये थोड़ा सा इरेप्टेड टाइप के होंगे, ठीक है, थोड़े से उभरे हुए होंगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया मैक्यूल और पैप्यूल, दोनों रैश की टाइप्स हैं, ठीक है। ये स्टार्ट में होते हैं, ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैप्यूल्स में। अच्छा, इसका याद रखना है कि आपका जो मीजल्स हैं, मीजल्स में रैश किस तरह स्प्रेड होते हैं, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या होता है, जो मतलब हेड वगैरह पे हो रहे हैं और फिर डाउनवर्ड पूरी बॉडी पे जा रहे हैं, ठीक है। मीन्स सेंटर से पेरिफेरी में बाकी सारे एरियाज में जा रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन रैश की। तो ये रैश भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, इसके साथ आपको फीवर वगैरह भी होंगे, तो ये बेसिकली क्या हो गया, मीजल्स की पता आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, याद रखना है कि मीजल्स वायरस जो है ये आपका 10 डेज मीजल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। मीजल्स को 10 डेज मीजल्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो पीरियड होता है ना सारा बीमारी का और ये सब का, ये तकरीबन 10 दिन तक बच्चे को रहते हैं, रैश वगैरह ये सारे सिम्टम्स वगैरह, ठीक है। तो इसको 10 डेज मीजल भी कहते हैं। इसका रीज़न मैं बताऊंगी कि 10 डेज रीजल में आपको क्यों बता रही हूँ, ये आपको मैं आगे बताऊंगी जब मैं आपको रुबेला पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो 10 डेज मीजल्स का अक्सर MCQ भी आ जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस तो भाई वायरसेस की कॉम्प्लिकेशंस तो इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब हर वायरस जो है ना वो आपके लिए मतलब तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इरेज करती हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।